कक्षा 11 की आज की ऑनलाइन कक्षा में राजनीति विज्ञान के हम शीर्षक चुनाव और प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके जो भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार की पुस्तक है उसका समझ लीजिए कि मूल है। यदि यहाँ आप समझ गए तो जो भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित निबंध किए गए हैं, अर्थात भारत में किस प्रकार से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, कौन निर्वाचन की व्यवस्था करेगा, किसके लिए करेगा और किस माध्यम से करेगा। इन समस्त चीजों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक के अंतर्गत दिए गए हैं। इसका अध्ययन हम विस्तृत रूप से अगली कक्षा में देखेंगे। लेकिन पहले यह समझें कि चुनाव क्या होता है, चुनाव का महत्व क्या है और प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। परिचय प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? शतरंज का मतलब चेस। चेस में 8 दूनी 16, दो व्यक्ति चेस खेलते हैं तो एक व्यक्ति को 16 गोटियों से काम चलाना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति भी 16 ही गोटियां लेता है जिसमें से 8 प्यादे और 8 मुख। यदि आप शतरंज कभी खेले हो तो 8 मुख्य गोटियां होती हैं। वो सभी गोटियां जो होती हैं, जो सभी चालें होती हैं, वो अलग अलग रूप से खेलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाथी केवल सीधा ही चलेगा अपने मार्ग पर, किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। यदि ऊंट है तो तिरछा ही चलेगा अपनी ही बिसात पर, जिस रंग पर रखा होगा। यदि घोड़ा है तो केवल 2.5 कदम चल सकता है। घोड़े की प्रमुख विशेषता यह है कि 2.5 कदम में यदि वहीं कहीं खाली जगह मिलती है तो दूसरे को भी क्रॉस कर सकता है, केवल घोड़ा। और जो वजीर होता है वो खाली स्थान पे कहीं भी चल सकता है, चाहे तिरछा हो, चाहे सीधा हो, चाहे बाएं हो, चाहे दाएं हो, चाहे जितने कदम हो। इसके बाद राजा केवल 1 कदम चलता है अपने दाएं बाएं, सीधे या पीछे, और इसी प्रकार से दूसरे साइड पर भी होता है। लेकिन प्यादा केवल 1 कदम सीधे चल सकता है और मारने के लिए केवल तिरछा चल सकता है उसी रंग का। तो ये दो शतरंज का परिचय हमने आपको बताया। तो यदि उसमें से काला घोड़ा 2.5 घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? विचार करिए कि यदि किसी को काम दिया गया है कि आप पानी पहुंचाएंगे, तो पानी के बजाय वो एक शरबत पहुंचाने लगे तो क्या होगा? सोचिए, आपको काम दिया गया है पानी पहुंचाने का, कि आपको पानी पिलाना है। पानी की जगह यदि आप शरबत पहुंचाने लगे तो क्या? आप संविधान के विद्यार्थी हैं, आपको इस पर विचार करना है। तो वही पूछा जा रहा है कि यदि शतरंज का घोड़ा 2.5 कदम चलने के स्थान पर सीधा चलने लगे तो क्या हो जाएगा? या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर न हो तो क्या हो? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। निश्चय ही बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? निश्चित ही बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर का होना चाहिए जिसके निर्णय को सभी खिलाड़ी स्वीकार करें। खेल शुरू होने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमत बनानी पड़ेगी, जो खेल के बारे में सत्य और वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। जो कार्य क्रिकेट के मैदान में अंपायर का है,
वही लोकतंत्र के मामले में चुनाव का, ठीक है, को रिलेट किया है समझने के लिए। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए। यदि नियम कठोर है तो चुनाव की प्रक्रिया कठोर हो जाएगी। यदि नियम सरल है तो चुनाव की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यदि कोई नियम ही नहीं है तो चुनाव की प्रक्रिया निरंकुश हो जाएगी। जैसे अभी का मामला आया है सामने कि लोग केवल और केवल वोटर पर्ची लेकर, तो इस समय मतदाता पर्ची मिलती है, उसको लेकर वोट डालने जा रहे हैं, जबकि उनके पास स्वयं का निर्वाचन पत्र, मतदाता कार्ड नहीं है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हर वयस्क मत देने का अधिकारी है, बशर्ते उसके पास वोटर आईडी हो। वोटर आईडी का मतलब यह है कि हम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं, तब तो है ये हमारे पास। सबको जारी नहीं हो सकता, नाबालिग को जारी नहीं हो सकता। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किसी भी अवयस्क व्यक्ति को वह कार्ड जारी नहीं किया जाता। तो यदि चुनाव का नियम हम कठोर रखेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया भी कठोर हो जाएगी। यदि चुनाव में कोई नियम नहीं रखेंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं रखेंगे, जिसकी मर्जी हो चुनाव में भाग ले, जिसकी मर्जी चुनाव में भाग ना ले, तो चुनाव के नियम यदि नहीं बनाए जाएंगे तो चुनाव की प्रक्रिया निरंकुश हो जाएगी, अर्थात उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगेगा। तो फिर परिणाम क्या होगा जाएंगे? परिणाम फिर अवांछित हो जाएंगे। जो आप सोचते नहीं ऐसे परिणाम आ जाएंगे। क्रिकेट के मैदान में यदि एम्पायर ना हो और खिलाड़ियों को ही निर्णय लेना पड़े कि यह आउट है या नॉट आउट है, तो क्या होगा? परिणाम वांछित नहीं होंगे। जिस टीम का सदस्य ज्यादा हावी होगा परिणाम उसी का समझा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही किए जाने चाहिए। इसलिए सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ये नहीं बताएगी कि मशीनरी कौन है। निर्वाचन आयोग का विधिवत आपके संविधान में गठन किया गया, एक आयोग बना हुआ है जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक सारी जिम्मेदारी अपने पास रखता है। चुनाव शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ नहीं कराते, चुनाव नरेंद्र दामोदर दास मोदी या चुनाव राहुल गांधी नहीं कराते। चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराता है आपका निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग भी है और केंद्र का भी अपना निर्वाचन आयोग है, जिसका एक आयुक्त और 2 उपायुक्त है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय का आयुक्त कौन है, प्रेजेंट का चुनाव आयुक्त कौन है। जब आप समाचार पत्र में या अच्छा वाला समाचार पत्र या टीवी चैनल देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा वाला टीवी समाचार का मतलब हमारे कहने का है BBC की न्यूज आप सुन सकते हैं, नेशनल का समाचार आप सुन सकते हैं, DD न्यूज का आप समाचार सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त के जो समाचार चैनल है वो समाचार बनाते हैं, समाचार देते नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं अर्णव गोस्वामी के ऊपर चल ही रहा है केस। तो आपको, चूंकि आप संविधान के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको करंट से जुड़कर चलना चाहिए। करंट का मतलब इस करंट से नहीं, करंट का मतलब वर्तमान से आपको जुड़कर चलना, ठीक है। तो क्या होगा? आपके पास तथ्य इकट्ठे होते हैं। यदि आपके पास तथ्य नहीं रहेंगे
तो भविष्य में आप किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते। तो आपको भूत के साथ साथ वर्तमान को भी बात में रखना है। भूत का मतलब बीते हुए समय से। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में रख दिया गया। लोकतांत्रिक देश का मतलब है ऐसा देश जहां लोगों द्वारा समस्त प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शुरू में ही लिख दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नशाली राष्ट्र घोषित करने के लिए फला चीज से हम इसको अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में लिख दिया गया, अर्थात संविधान को समस्त प्रकार की शक्तियां किससे प्राप्त है? भारत की जनता से प्राप्त, आपसे प्राप्त। आप चाहें तो संविधान को मजबूत बना सकते हैं और आप चाहें तो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। जो आपके संविधान में लिखे गए प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। हम अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी के से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हमें उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से हमको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। पहला ये कि चुनाव की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होगा चुनाव। फिर आप सुनते हैं कि चुनाव प्रत्यक्ष मताधिकार की प्रणाली द्वारा होगा। फिर आप चुनाव की एक और प्रणाली देखते हैं, कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, जो राष्ट्रपति के साथ विषय में लागू की जाती है। इसे भी आप समझेंगे कि ये किस प्रकार की प्रणाली है। वोट ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा? यदि किसी व्यक्ति का अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है किसी प्रतिनिधि का, तो कैसे होगा? या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो राष्ट्रपति के साथ विषय में लागू होती है। राष्ट्रपति आपका क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रपति होता है पहला नियुक्त, दूसरा निर्वाचित। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसकी चुनाव होता है, लेकिन उसके चुनाव में क्या आप भाग लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से? जी नहीं। तो क्या यह अप्रत्यक्ष प्रणाली है? जी नहीं। यह प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के भी यदि वोट ट्रांसफरेबल नहीं होता तो फिर, लेकिन आपके मत की गणना उस संबंधित समूह के जो भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल का केवल एक सदन विधानसभा के द्वारा जो व्यक्ति मत करेगा उसके मत के मूल्य की गणना होगी। मत मूल्य की गणना किस प्रकार से करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम जानेंगे कि चुनाव की विभिन्न पद्धतियां कौन सी। फिर अपने देश में चुनाव की व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का क्या महत्व है। वही महत्व जो शतरंज की बिसात पर अपने अपने प्यादों का या अपने अपने मोहरों का होता है, वही यहां भी होता है। चुनाव सुधार पर होने वाली बहस कौन कौन सी है, चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई हैं, इन चीजों की भी हम आपको जानकारी कराएंगे। आइए थोड़ा चुनाव और लोकतंत्र में क्या अंतर संबंध है उसको समझ लें। दो प्रश्न पूछे जाते हैं चुनाव और लोकतंत्र के संबंध में कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है?
दूसरा प्रश्न है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? अर्थात चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे से आप यहां समझिए कि अंतर संबंधित हैं। क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है, या क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र सफल हो सकता है? दो ही प्रश्न। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। यह प्रश्न कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, यह क्या बतलाता है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता किस प्रकार से हो सकती है, या लोकतंत्र के लिए चुनाव कितना आवश्यक और कितना प्रभावी हो सकता है। इस चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है। कोई भी निर्णय लेने के लिए सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। क्या आप ले सकते? क्या सभी व्यक्ति एक ही मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय क्या सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं? बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और शायद ही कि वोटों की गिनती ही ना हो पाए। नहीं ले सकते। भारत का प्रधानमंत्री कौन क्या होता है? निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त। राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। जब आप पढ़ेंगे आगे तब हम बताएंगे प्रधानमंत्री आप एक अलग ही रूप से पढ़ेंगे शिक्षक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बना सकता है? लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता। लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त नेता को वह नियुक्त करता है। समझ रहे हैं? तो समस्त लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं, अतः हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार को चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। वहीं से पॉलिटिकल आया था। आपको ये ध्यान आ रहा हो, प्राथमिक कक्षा में प्रथम कक्षा में हमने बताया था कि ये राजनीति कहां से आ गया। यूनान से नगर राज्य पोलिस शब्द का यूज किया गया था और वहीं से पॉलिटिकल आया था, राजनीति आया। यदि आपको ध्यान आ रहा है, अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन से। जनता शासन का मतलब यह है कि आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कराते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में चुनाव हुआ, चुनाव काहे का हुआ? सरपंची का। हल्का उदाहरण ले लेते, सरपंच पद का चुनाव होना। मान लीजिए दो लोग खड़े, ठीक है। अब दो में तो चुनेंगे आप एक को, जिसका बहुमत होगा वो जीत जाएगा और जिसका बहुमत नहीं होगा, जिसकी ज्यादा वोटों की संख्या नहीं होगी, वो। तो विचार करिए कि क्या हारने वाले व्यक्ति को दिए गए वोट मूल्यहीन है? अतः विजेता को
जो बहुमत प्राप्त करता है उसे सभी के हित को ध्यान में रखना चाहिए। वर्ग विशेष के हित को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। वर्ग विशेष की राजनीति कहां से आती है? जब आप जातिगत, क्षेत्रगत और भाषागत रूप में चुनाव को जब देखते हैं तब निष्पक्षता तार-तार हो जाती है। तब फिर निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? खंड-खंड हो जाती है। भारत में निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के समय ना तो किसी धर्म का सहारा ले सकता, ना किसी भाषा विशेष का सहारा ले सकता, और ना ही किसी जाति विशेष का सहारा ले सकता। आप समझिए, जैसे देखते होंगे आप कि राहुल गांधी गए और मस्जिद की मजार पर एक चादर चढ़ाया है, इसकी न्यूज पेपर पर आ गई। क्यों आ गई? आप ये कभी विचार किए कि क्यों आ गई है? या नरेंद्र मोदी जी चले गए मस्जिद में और एक चादर चढ़ाया है, वहां माथा टेका, मुस्लिम संप्रदाय को साधने की एक कोशिश की गई ताकि मुस्लिम संप्रदाय हमारे भावनात्मक निर्णयों से संबंधित हो जाए। तो क्या यह है? आपको नहीं लगता कि धर्म का सहारा लिया गया? लेकिन आपने देखा है मौलिक अधिकार में कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वह किसी भी धर्म को मान सकता, अपना सकता, कोई रुकावट नहीं। लेकिन यदि हम यहीं पर किसी दूसरे धर्म को गाली देना शुरू कर दें तो ये क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है और प्रचार के लिए धर्म का प्रयोग। ठीक है, तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमें जिस प्रकार की स्थिति हो उस प्रकार का सहारा लेना। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन, चुनाव किसे कहते हैं? प्रतिनिधियों। किन प्रतिनिधियों को? जिन प्रतिनिधियों से के माध्यम से आप शासन और प्रशासन चलाना चाहते हैं। काहे के लिए? व्यवस्था के निर्माण के लिए। जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से आप देश के शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्रतिनिधियों को आप क्या करते हैं? चुनते हैं, तो वह चुनने की विधि, नियम, चुनाव तो आप जानते थे कि क्या है, लेकिन क्या परिभाषित कर सकते थे? आप कर नहीं। चुनाव क्या है? चुनने की विधि, सही विकल्प को चुनिए। क्या है? चुनने की, चुनाव। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं है। मतलब आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यदि कोई गलत निर्णय ले लेता है तो आप क्या कर सकते हैं? उस समय तत्काल में क्या कुछ कर सकते हैं? तुरंत आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसके लिए कर सकते हैं। 2.5 साल के अंदर आप रिकॉल कर सकते हैं या 5 साल बाद आपके हाथ में पुनः वही अधिकार, मताधिकार का। 5 साल के लिए कोई व्यक्ति नेता बन गया,
अब वो गलत निर्णय ले लिया, आपके विरुद्ध निर्णय ले लिया, मतलब समाज के विरुद्ध, आपका मतलब एक समाज के विरुद्ध गलत निर्णय ले लिया, तो आप क्या करेंगे अगली बार? चलिए हटिए, आप काम करने के योग्य नहीं है, दूसरा लाइए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। भारत ट्रंप का सपोर्ट करते थे, मोदी जी गए थे प्रचार में, नमस्ते ट्रंप। और अमेरिका की जनता ने ट्रंप को क्या कहा? बहुत हुआ, बहुत मूर्ख बनाया, आपको कितना मूर्ख बनाया ये। तो आपके पास पुनः वही शक्ति है कि आप ये तो रिकॉल कर सकते हैं। भारत के संविधान में रिकॉल करने का भी प्रावधान है, 2.5 साल बाद आप रिकॉल कर सकते हैं। नहीं मानेंगे इसे। वो तो जब बहुमत खो दिए अपना तो बीच से हट गए, बहुमत खो दिए जब अपना आप, तो क्या हुआ? अब प्रत्यक्ष रूप से यहां से आपने विधायकों को चुन के भेजा, आपने 5 विधायक भेजे और उसके पास 4 विधायक, आपका बहुमत था, लेकिन ये जब 2 विधायक इधर चले गए तो इसके पास 6 हो गए, आपके पास बचे 3। तो इसने कहा कि अपना तुम बहुमत सिद्ध करो, इसने कहा मैं योग्य नहीं हूं बहुमत सिद्ध करने की, क्योंकि 2 अब कह रहे हैं कि हम तुम्हारी पार्टी में नहीं रहेंगे, बिगाड़ हो गया। ये 2 डायरेक्ट इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर ये 4 और 3 का फासला हो गया, इसलिए बहुमत खो दिया। ये 6 अभी नहीं थे, ये हट गए यहां से, इनका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब इनकी जगह अभी क्या है? शून्यकाल चल रहा है, रिक्त समय चल रहा है, इसीलिए चुनाव कराया गया। और ये चुनाव काहे कराया गया? इस रिक्त समय के भरने के लिए, ना कि अब का जो चुनाव है वो जो विधायक आएंगे वो 5 साल के लिए विधायक नहीं है, बचे हुए समय के लिए विधायक। मतलब ये 5 साल पूरा होता है विधानसभा चुनाव का मध्य प्रदेश के, तो फिर वही 230 सीटों पर चुनाव। एक सीट 230+1 लिखे हैं, से आप अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। ठीक है, तो नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उनमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है, दूसरा प्रश्न था हमारा कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनमें शासन को कोई खास खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इस भी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर होता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा।
समस्त प्रकार के कानून कौन बनाता है? विधायिका। हाँ, वही संविधान में सम्मिलित की जाती है। विधायिका हमने बताया था वह निश्चित स्थान जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं, विधायिका। विधायिका में कौन कौन होता है? विधायिका में कौन होता है? विधायिका क्या है? इस चीज की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल ये समझें कि चुनाव क्या है और चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधान के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। हम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के बारे में, मतदाताओं की योग्यता के बारे में और चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में कल देखेंगे। भारत में चुनाव की व्यवस्था क्या है, इस संबंध में हम कल अध्ययन करेंगे। आप इस अध्याय को एक बार अवश्य पढ़ लें ताकि समझने में आपको समस्या ना हो। समझने के साथ साथ आपको लिखने में समस्या ना हो, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान सा है, लेकिन प्रश्न जब व्यवहारिक और सिद्धांतिक के बीच का आ जाता है तो फिर समस्या हो जाती है। जैसे भारत के संविधान में लिखा कुछ और है, व्यवहार में कुछ और हो रहा है। इसलिए आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। राजनीति विषय वही हिंदी के समान है। जैसे हिंदी विषय है वैसे राजनीति विषय को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि आप राजनीतिक गतिविधियों से घिरे हुए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तव में जानते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप हिंदी बोलना जानते हैं तो आपको लगता है हमसे हिंदी तो बनती है, लेकिन वास्तव में शायद आपसे हिंदी बनती। तो आप गफलत में न रहें और पढ़ें जरूर। यदि पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे।